तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में जो कुछ भी देखेंगे इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके भी इस वीडियो का पीडीएफ नोट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर सभी चैप्टर का जितना भी हम वीडियोज बनाते जाते हैं चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज, मतलब जैसे आज वीडियो बना रहे थे पार्ट 1 नाम रखेंगे, कल वीडियोज बनाएंगे तो पार्ट 2 रखेंगे। जैसे आप लोग क्लास करते हैं अपने गांव में जहाँ भी आप रहते हैं, तो जैसे कोचिंग क्लासेस करते हैं तो आप पर दिन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे समझो एक दिन की क्लास का हम एक वीडियोज बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। ठीक है, तो एक चैप्टर में 10 12 15 जितना भी वीडियोज बने हम एक चैप्टर का बनाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू, और एक एक सवाल को हम सॉल्व भी कर देते हैं। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि सवाल हमको पहले से आता है तो उसको आप मत देखिएगा, जो आपको कठिन लगे सिर्फ उसको भगा भगा देख सकते हैं। आपकी समय की भी बचत होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप खूब देखो, आप सिर्फ उतना ही देखो जितना आपके लिए जरूरी की चीज़ है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आप लोगों का जो चैप्टर उसको शुरू करने वाले हैं। चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, लेकिन हालांकि ये चैप्टर जो है आप लोगों को मेन चैप्टर आपका ये है। ठीक है, मेन चैप्टर जो तीसरा है आपका, जो मेन चैप्टर तीसरा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म यहाँ बोल दिए, युग्म इंग्लिश में अगर बोले तो इंग्लिश में युग्म को कहते हैं पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में चर होता है। ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है, अपने भाषा में समझना चाहो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं लिखे हैं शायद, यहाँ पे लिख देना क्या चाहिए। युग्म माने होता है जोड़ा। क्या होता है युग्म माने? जोड़ा। अब तो जोड़ा आप लोग बढ़िया समझते होंगे। ठीक है, जोड़ा का मतलब समझते हैं ना, जो हमेशा दो हमेशा साथ साथ रहते हैं, चाहे दो वस्तु रहे चाहे दो व्यक्ति रहे, जब वो जोड़ा मतलब हमेशा दो दो करके रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। तो ये सेम वही चीज यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे दो रैखिक समीकरण रहेंगे जो हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। जब दो रैखिक समीकरण दो चर वाले भी होंगे और दोनों साथ साथ भी रहेंगे, सबसे पहले वो दो चर वाले होंगे और दोनों साथ साथ रहेंगे, इसलिए इस समीकरण का नाम ही पड़ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, माने जोड़ा के रूप में रहेगा। चलिए, ये तो हो गया आपका चैप्टर। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने से पहले आप लोग ये तो समझ लो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या। युग्म तो बाद की बात है, पहले आप ये समझ लो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसा है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर तो आपका जो ये तो आपका चैप्टर हो गया। आपका क्या हो गया भाई? ये तो आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो आपका पहला टॉपिक बन के आता है आपके सामने है, वो दिख रहा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे समझिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप को ही दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये ध्यान रहे, हम ये बता दें कि जहाँ ये जो ए देख रहे हैं, एक्स के बगल में ए, वाई के बगल में बी और सी, ये ए बी सी क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है। लेकिन ये ध्यान रहे, कभी भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और कभी भी बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी सी 0 भी होगा चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए और बी क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपके सामने हो गई। अब इसके एग्जाम्पल देखना चाहिए। तो चलो, हाँ, अब याद रखिएगा, पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है? तो यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। माने अक्सर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे वो इस रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब ये तो फॉर्म हो गया, लेकिन इस फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। जब उदाहरण आप लोगों को देंगे, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 1 नंबर में हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y, ठीक है, 2x + 3y प्लस या माइनस से कुछ भी लिख सकते हैं ना। मैंने लिख दिया यही, यहाँ पर लिख दिया 5 बराबर क्या है 0। समझो मेरी बात। अब ये देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे, देखिए x, एक चर x है और दूसरा चर क्या है y है, तो 2 चर दिख रहा है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब कैसे समझेंगे सर ये 2 चर रैखिक समीकरण, क्योंकि सर जी ने आपको पहले पढ़ा दिया है कि ax + by + c = 0 के रूप को हम क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखो पहला चैप्टर है, आराम से एक एक चीज को बता रहे, ध्यान से सुनते जाना और कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहना, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर 2x + 3y + 5 बराबर जो 0 है, ये देखो ये a का जगह लिया जो क्या है 2 है, ये b का जगह जो क्या है 3 है, और c का जगह कौन लिया 5। आखिर है तो इसी रूप में ना, ये आपका मेन फार्मूला आ गया। फार्मूला कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। इसी रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे। दूसरा सवाल अगर मान लो अगर आपको देते हैं इसे समझाने के लिए, तो मान लीजिए मैंने लिखा x - y बराबर करके भी बहुत जगह लिखा हुआ था, ठीक है। हालांकि 2 चर रैखिक समीकरण मेन फॉर्म ये है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर वैसे लिख भी दिए हैं इसी को, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, देखो 1 × x प्लस माइनस में 1 × y, समझो मेरी बात। अब प्लस ये इधर आ क्या जगह, उतना मेहनत मत करो, आप ये करो x - y, ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, उधर नहीं कुछ तो क्या 0। अरे भाई 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा, उधर बचा क्या 0। मैंने ऐसा भी रहेगा तो ये नहीं करना कि इस रूप में नहीं है। अगर वो इस रूप में नहीं है तो उसको उस रूप में बना सकते हैं कि नहीं। तो ज्यादातर किताब में ऐसे ही उल्टे रहता है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये वाला रूप देखो कि ये वाला रूप देखो, दोनों क्या है एक ही चीज है। यानी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ax + by + c = 0 के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a b c कोई भी वास्तविक संख्या है, ध्यान दे वास्तविक संख्या में कुछ भी 3/4 5/6 या है जिसमें लिया 2 3 कुछ भी, माइनस में प्लस में बट्टे में पॉइंट में दशमलव सब कुछ हो सकता है, ठीक है। रूट में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो जो आते हैं वो सब हो सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका मेनली जो चैप्टर है उस चीज को पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसा होता है, ax + by + c = 0। यह है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बस उसमें एक नया चीज बढ़ गया, युग्म। युग्म अब जब भी रहेगा तो वो दो समीकरण रहेंगे और दोनों 2 चर वाले ही रहेंगे, और वो दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। इस तरह जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक दूसरे का साथ साथ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा होगा कि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात, इससे जो पहले आप पढ़े थे ना वही चीज है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन जब आप दो को लीजिएगा और जोड़ा के रूप में हमेशा एक साथ लिखिएगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अर्थात मतलब ये सेंटेंस मैंने लिखा है, परिभाषा लिखा है, इससे नहीं समझे, अर्थात ई नहीं तो ई, ई नहीं तो ई नहीं तो ले ई। अर्थात का मतलब हुआ कुछ बात हम जटिल बोले और हमको फील होगा कि शायद हमारा बात नहीं समझे, तो हम बोलेंगे अर्थात, फिर दूसरी बात बोल देंगे। अर्थात का मतलब हुआ क्या, अपना ग्रामीण भाषा में सुनो, इन्हें पसंद ई नहीं तो ई, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये तो परिभाषा याद कर लीजिए, और ऐसे तो देखना भी पड़ेगा। और दूसरा अर्थात a1x + b1y + c1, हाँ मैंने एक गलती यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था c1 और यहाँ पे क्या होना चाहिए था c2। कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग अब लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए फिर वहाँ यहाँ भी वही बात लिखेंगे, जहाँ वो सब ये चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे जहाँ a1 b1 c1 a1 b1
C1 तथा A2 B2 C2 कोई क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, कोई वास्तविक संख्या है। तथा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, तथा वही जी A1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और नहीं B1 कभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ, C 0 हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और A2 भी शून्य नहीं होना चाहिए और B2 भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना है। ये तो चलो परिभाषा देखिए काम हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ A1 B1 C1 जो दिख रहा है वो आखिर है क्या, वो कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो बस कंडीशन है कि भाई A1 B1 या तो A2 B2 वो शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल नहीं दिए तो आपको अभी तक सिर्फ पढ़ा है। उदाहरण आप देखना चाहते हैं, 1 नंबर देखिए। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस मैंने लिखा 3y बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं माइनस में 5, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3, यहाँ पे बराबर 0 लिखो, यहाँ भी बराबर 0 लिखो। तो देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये जोड़ा के रूप में। तो इस तरह का कहीं भी समीकरण अगर आप लोग लिखा हुआ देखिएगा तो समझ लो नहीं क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। या आप चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर में 5। यहाँ इसको ऐसे भी लिखा हुआ देख लीजिएगा, x प्लस 3y, आइए देखो 2y, सॉरी क्या है 2y है, ये माइनस वाला बराबर कुछ आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा जी। तो ऐसा रहे कि ऐसा रहे, तो याद रखना इस तरह के समीकरण जहां भी आपको देखने को मिले तो समझ लेना वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हैं लेकिन जोड़ा के रूप में वो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या? चलिए कहीं पे 3 होगा, मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर 3 होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो समझ गए? चलिए यहाँ तक समझ गए तो आप लोग जो है झगड़ा तो नहीं करिएगा, ठीक है? झगड़ा करता है जी? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब है आपका टॉपिक्स। वो टॉपिक्स क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अभी आप पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है पहले आप उसको समझे, उसका रूप कैसा होता है, उसको किस रूप में लिखा जाता है। अभी आप एक चीज भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई पहले नंबर में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसा है। मैंने उसका फॉर्म भी दिया, मैंने रूप दिया, रूप देने के बाद उसका उदाहरण दे के बताया कि इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब यहाँ पर है कि अगर हम समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा वैसा होता है तो फिर उसका हल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, हल को कैसे समझेंगे। आइए अब हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अगर इंग्लिश में बोले तो ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स तथा वाई का वह मान, सुनो, एक्स तथा वाई का वह मान जो समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, माने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो उसे समीकरण का हल कहते हैं। अच्छा, यानी एक्स का और वाई का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, तब वही एक्स और वाई का मान इस समीकरण का हल कहलाता है। नहीं समझी मेरी बात? ठेठी में समझोगे? एक्स तथा वाई के वो मान जो बहुपद के, सॉरी बहुपद में समीकरण है, जो समीकरण के संतुष्ट कर देता है वक्रे वो समीकरण के की कहता है? हल कहता है। नहीं समझे? एक मिनट, नहीं समझे मेरी बात? देखो यहाँ पे तो फिर से समझाते हैं, वो अब तो हो गया। यहाँ पे एक चीज और लिखे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं?
अनंत हल होते हैं, युग्म नहीं, खाली रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ऐसा पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं तो लिखेगा अनंत। लेकिन ऐसे पूछ देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं तो ये अनंत नहीं है, वो निर्भर करता है। अनंत भी होता है, एक हल भी होता है और कोई हल नहीं। ये तीनों कंडीशन वो जो आपको बाद में पढ़ाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। युग्म नहीं रहेगा तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, अनंत हल होगा। तब क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, बनाते रहेंगे बनते रहेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ गए। तब आते हैं एक उदाहरण देते हैं कि 2x + 3y - 12 बराबर 0 का एक हल है ना, वो 3 और 2 है। ये जो हल लिखते हैं, हल में हमेशा समझो एक x का मान होता है, दूसरा क्या होता है, y का मान होता है। ठीक है, अच्छा ये x है पहला वाला, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। इसका ये जो x बराबर 3 और y बराबर 2 है, ये इस समीकरण का हल है। अब हम डायरेक्ट लिख दिए हैं एक उदाहरण में कि इतना इतना का एक हल ये है। अब तुम लोग कहोगे कि सर जी हम कैसे समझेंगे कि ये जो है 3 और 2 इसका हल है। तो आइए जांच कर लेते हैं। अगर ये मान यानी x का मान और y का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, वही तो लिखा है जी, तो कह देंगे वो समीकरण का क्या है, हल है। तो चेक करना शुरू करते, लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर क्या जी, x बराबर 3 है, y बराबर 2 पर। ठीक है, समीकरण आपका क्या दिया गया है, समीकरण आपका है 2x + 3y - 12 बराबर 0 है। देखो मान रखना शुरू करो, 2 गुना, भाई x का मान आप जानते हैं 3 है, प्लस 3 गुना y का मान आप जानते हैं 2 है, -12 बराबर 0। देखिए क्या होता है, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 -12 बराबर 0। एक बताओ 6 6 12, 12 में से 12 जाएगा 0 बराबर 0। अच्छा सच्चे में इस पे मान रखा, ये भी 0 आ गया जो उस पहले से 0 था, यानी कि इधर भी 0 उधर भी 0 साबित हो गया, बराबर हो गया। अच्छा इसका मतलब x बराबर 3 और 2 इस रैखिक समीकरण का क्या था, हल था। क्यों, क्योंकि ये दोनों मान इस समीकरण को क्या कर दिया, मैंने इस समीकरण मान रखा और समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अगर पहले से 0 है तो सच में इसमें मान रखे तो भी सच में क्या आ गया, 0 आ गया, तो साबित हो गया ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ली। अब आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक्स, वो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। इससे पहले हम खाली पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यहाँ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, माने जोड़ा के रूप में रहेगा, तब उसका हल कैसा होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखे हैं x तथा y का वह मान जो दोनों समीकरण अर्थात a1x + b1y + c1, यहाँ लिखते हैं c1, ये होगा आपका c2, इतना इतना को संतुष्ट करता है तो उसे समीकरण का हल कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि x + y बराबर 4, दूसरा समीकरण x - y बराबर 2 का एक हल 3 और 1 है। आप कहोगे सर अपने मर्जी से कैसे हम मानेंगे वो उसका हल है, तो चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। देखिए ये समझो आपका, ये आपका x है, ये आपका क्या है, y है। बिंदु में पहले x तब ना y, उल्टा पुल्टा मत मान लो, विद्यार्थी भी उल्टे समझ रहा था, उल्टा खोपड़े के लोग उल्टा समझता है, चुट्टान कहीं का रे। देखो यहाँ पर तो हम लोग समीकरण को क्या करने जा रहे हैं, संतुष्ट करने जा रहे हैं। लिखेंगे x बराबर, ये समीकरण समझिए, कहीं समीकरण क्या है, दूसरा है तो 2 मान लिख सकते हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, x बराबर 3 y बराबर 1 पर जांच करना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे समीकरण x + y बराबर 4 से मैंने चलना शुरू किए। अल्लाह ज्यादा हो रही है। x का मान क्या है बाबू, 3 है, y का मान क्या है, 1 है, बराबर उधर पहले से 4 है। ये तो कमाल की बात हो गया जी, 3 है का 4, सही में 4 ले, संतुष्ट किया कि नहीं। अब इधर आइए, लिखेंगे समीकरण x - y बराबर 2 से x का मान 3 - y का मान 2, y का मान 1 बराबर 2। अब 3 में से 1 जाएगा 2 बराबर 2, इसको भी बराबर कर दिया ना। एक और मतलब 3 और 1 इस समीकरण का क्या है, हल है, क्योंकि संतुष्ट न कर दिया जी।
ठीक है, हो गया, कुछ चुकी फुकी नहीं। चलो, कुछ चुकी फुकी नहीं, जल्दी से इसका फोटो खींचो। अब आप लोगों के बीच लाए हैं ग्राफ, यानी जिसको हिंदी में आलेख कहते हैं, इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट कहते हैं? क्योंकि ग्राफ मतलब 5 नंबर सवाल आता है, एक सवाल तो निश्चित रूप से रहता ही है, ठीक है। इसलिए ग्राफ को सीरियस होकर बढ़िया से ध्यान दे करके समझिए। चलो है गुलशन कुमार, हाँ। तो ग्राफ जो हम सीखने वाले थे वो है ग्राफ अर्थात आलेख। तो हम यहाँ पे एक समीकरण आपको दिए हैं 2 चर वाले, 2x + y = 12 का आलेख खींचे। क्या खींचना है? आलेख। अगर आप लोग पहले से खींचे हैं तो तब तो लगता है हमको लगता है कि उतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पहली बार सीख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिक्कत हो सकती बोले हैं, होगा नहीं। मतलब अभी आप लोगों को हम जिस हिसाब से बताएंगे, अगर उस चीज को आप ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो हमें लगता है आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एकदम शुरू से बताएंगे जैसे कि आप लोगों को लगे कि हम पहली बार भी सीख रहे तो हम ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी समीकरण है उस समीकरण से चलिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2x + y = 12 से, ठीक है। इतना से चलना प्रारंभ के। अब देखो यहाँ पर अपनी मर्जी है, या तो x को स्वतंत्र करो या तो y को स्वतंत्र करो, अपनी मर्जी है। तो आप y को भी कर सकते हैं या तो x कर सकते हैं। बोल दिए यहाँ पर अपनी मर्जी है। तो मेरे मन में हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर यहाँ पहले इसके बराबर, सही 2 कहाँ गए, प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में 2। हम ये सिर्फ पूछ रहे क्या ऐसा आप लिख सकते हैं? आप x को भी बराबर x को इधर रखते तो y को तो 12 में y हो जाता। यहाँ तब गुना में 2 था तो बटे में 2 भेजना पड़ता, नहीं समझे। अपनी मर्जी है, मैंने चलो y को ही मान ले, चलो भाई ये सब काम चलाते हैं। लेकिन क्लियर कर दूं कि आप लोगों को बताया कि दोनों में से किसी भी एक अचर को क्या करना, स्वतंत्र करना। अब ये y क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है ना, तो एकदम फ्री हो गया। अब यहाँ पर x का मान रखोगे कुछ भी तो ऑटोमेटिक y का मान मिल जाएगा। यानी अब यहाँ पर y क्या हो गया, यहाँ पे y x हो गया स्वतंत्र चर। क्यों? ये स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकता है। यहाँ पर x की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, गया स्वतंत्र चर। ये हो गया परतंत्र चर, मतलब ये इस पर निर्भर कर रहा है। ये जो y है इस पर निर्भर कर रहा है, ये क्या रखेगा तो क्या मिलेगा। मान ये सीधा इस पर निर्भर कर रहा है कि x का मान क्या रखेगा कि y का मान क्या आएगा। इसलिए x जो है यहाँ पर x, अब x हो गया स्वतंत्र चर, यानी कुछ भी इसका मान रखो, ये तो निर्भर चर हो गया, माने निर्भर कर रहा है, आश्रित चर हो गया, इस पे आश्रित है ये। अब यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, वो बात बता देते हैं। अब x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 10, 20, 50, 100 या 5, 3, 10 माइनस में 2, 1, 2, 3 कुछ भी। लेकिन आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ पर एडजस्ट करना है तो छोटा ही मान रखें, नहीं समझे। छोटा ही मान रखे, 1, 2, 3 ज्यादा ज्यादा 4, 5 तक, इतना में ही कोशिश करें ग्राफ में एडजस्ट करने का। ज्यादा बड़ा मान रखोगे तो फिर ग्राफ में एडजस्ट करने में क्या हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए बात अब समझ में आ गई तो शुरू करते हैं। लिखेंगे हम इसका क्या बनाने वाले हैं, मान सारणी। क्या बनाएंगे, बनाएंगे मान सारणी। मान सारणी में कुछ लोग 3 बिंदु बनाते हैं, हम 2 बिंदु बनाएंगे। अगर हमारा 2 ही बिंदु से काम हो जाएगा तो 3 बिंदु मेहनत करना कोई जरूरी है क्या? ऐसे हम लोग पढ़े हैं, एक सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही क्या है, काफी है। एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ है, तो सीधी रेखा खींचाएगा कि नहीं जी। 3 बिंदु जितना खींचना खींचो, अपनी मर्जी, लेकिन एक सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही क्या है, काफी है। तो हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बच्चों को भारी भी नहीं लगे, इसलिए हम अक्सर 2 बिंदु ही निकालते हैं। कहीं कहीं पे 3 बिंदु निकाल के भी बताया जाता है। यहाँ पे x देते हैं, इसमें y देते हैं, सही देते हैं, हाँ देते हैं, याद रखो, पहली बार पढ़े तो याद रखो। इसमें x, इसमें y, और इसमें देंगे x और y दोनों। ये हो गया एक तरह से बिंदु। अब यहाँ से शुरू करो, x का क्या मान रखे कि y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तोड़ के, जब बोले तोड़ के पढ़ेंगे तो रफ में कुछ काम, ये आपके यहीं तक में काम हो जाएगा। हम थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं, रफ काम। कौन काम करने जा रहे हैं, रफ। रफ में लिखेंगे जब, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, जब x बराबर आपने क्या रखा, x बराबर क्या रखिए, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। आपने रख दिया 4, क्या रख दिया, x बराबर आपने क्या रख दिया, लिखेंगे जब x बराबर 4 तब
y बराबर आपका क्या ये वाला है ना जी, वो है 12 माइनस में क्या चीज 2x। ठीक है, अभी अब सॉल्व कर निकालते देखते क्या आता है। 12 घटा 2 गुना, आपने खुद x बराबर कितना है 4, तो यहाँ x की जगह पे 4 रखोगे, गुना है तो गुना लिखे, अरे कुछ है तो गुना है। y बराबर यहाँ पे डायरेक्ट अब करते हैं, देखो 12 है, 2 चौके 8, 12 ये 8 है जी, तो 12 में 4 जगह कितना बचेगा 4। अच्छा, यानी कि जब मैंने x बराबर 4 रखी घर में, जब x बराबर मैंने 4 रखा तब उसमें y का मान कितना आया जी, y का मान क्या है 4 आया। देखो संजोग है, जरूरी कि बराबर आएगा। तो यहाँ पर हो गया पहला बिंदु क्या हो गया 4,4, मतलब ये 4 है x के लिए, 4 है y के लिए। अब आते फिर लिखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो लिखेंगे जब x बराबर 2, क्या रख दिया x बराबर 2 रख दिया। अब इस बार बोले कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हिसाब से रखो, तब y बराबर तो वही होगा 12 माइनस 2x समीकरण है जी। y बराबर 12 और माइनस में 2 गुना, आपने y का माइनस बार क्या रखा है 2 रखा है जी, 2 रख दिया है जी, 3 रखो तो ठीक काम रहेगा। ठीक है 3 रख दो, क्या रख दो आप 3 रख दो, सॉरी ये सजा आपने 2 दिया फिर 3, क्या इसका तो आप कुछ तो गड़बड़ था ना, आप चेंज कर दिए, देखो गड़बड़ कुछ नहीं है। ठीक है थोड़ा छटगड़े मान लो। अब सही तो भेने तो 2 छटगड़ था, तो उधर y का मान बड़का आ जाता, देखो 12 में 2 2 4 घटा तो 8 आता, 8 जाता, लेकिन थोड़ा लगता है 12 है, और जब हम 3 लेंगे तो यहाँ जगह 3 दूनी छो, तो छटगड़ ना 8 से, इसलिए मैंने y बराबर क्या मान लिया जी, y बराबर आपने माना जब 3, तो x की जगह पे x बराबर 3 माना, तो 12 में से 6 घटेगा कितने बचेगा 6। अच्छा, जब मैंने x बराबर 3 माना तो y बराबर 6 निकला, जब ये दोनों निकलता है तब का 3,6। इतना करने के लिए आप लोग सीख गए, आराम से बता रहे हैं। ये जब हो गया तो अब आप लोगों को क्या खींचना है, ग्राफ खींचना। थोड़ा इसको रखो तो रोको खड़ी माँ भगाओ। चलो देखिए, ये मैं अपने से बोर्ड पे पढ़ाने के लिए एक स्केल तैयार किया हूँ। ठीक है, ये देखिए स्केल है, देख रहे हैं, आप लोगों के पास अलग स्केल होगा ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है ताकि इसको सही रूप से बना सकूं। देखिए हाँ सुनो, अब लाइन कहाँ पे खींचना सर जी, जो ज्यादा आपको हरा हरा दिख रहा है ना, इसमें कई लाइन है, महीन कई लाइन है, लेकिन आपको क्या करना है, तो इसमें जो है ना हम बीच में खींचते, क्या कि 6 तक न मान है जी, तो आपको ये नहीं कि आपको क्या करना है कि लाइने पर इसको कैसे रखना है, लाइने पर नहीं रखना। अगर लाइन पर रखिएगा ऐसे खींचेगा तो देखो लाइन से बाहर हो गया ना, हो गया जी। तो आपको लाइन से थोड़ा हटा करके कि हमारी कलम कितनी मोटी है ताकि उस लाइन पे आराम से जा सके, तो थोड़ा सा क्या करना हटा करके, अब इतना भी हटा के नहीं, थोड़ा सा हटाना है, समझे मेरी बात। तो हमने थोड़ा सा हटाया, अब हम स्केल की मदद से इसको खींच देंगे। देखिए मैंने खींचा हुआ अक्ष, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिखता, इस पर दिखता उसमें। चलिए अब इस पे आते हैं, तो इसमें भी किधरों से हम इधर खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को दिखा खींचना हम चाहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हटा करके, तो थोड़ा सा मैं हटा कर अगर इसको इस तरह से खींचता हूँ तो देखिए मेरा ये काम हो गया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको इसको कहते हैं एक्स डैश, और इसको कहते हैं हम लोग सिर्फ एक्स, और इसको कहते हैं हम लोग वाई डैश। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं वाई। ठीक है, जहाँ पे दोनों अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, तब ना बनेगा हीरो। देखो तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, इधर आएगा यहाँ। जब अब बराबर आपको देखिए घर कटा हुआ ऑलरेडी है, आपको कहीं कोई दिक्कत, इस तरह की कॉपी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग ग्राफ कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पर देना है -1, यहाँ पर देना -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर जाएगा -4, यहाँ पर जाएगा -5, -6, उतना काम नहीं है। ठीक है, इधर आते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इसका भी उतना कोई काम नहीं है। हालांकि यहाँ 2 नहीं है, 2 यहाँ पर है जी। ठीक है, तब लाइनें पर नहीं लिख देंगे तो घिसपिट हो जाएगी, तो थोड़ा सा बगल में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर 1 इधर लिख दिए, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5, 6, 7, 8,
इधर आते, इधर क्या 1, इधर क्या करेंगे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, यहाँ 7, ये 8, ये हो जाएगा 9। सर जी इधर लिखिए, इधर लिखिए। देखो इधर उधर से कोई मतलब नहीं, असल में आप इधरों की शक्ति अंक दर्शाए है ना, ये आप इधरों दर्शा सकते हैं। असल में ये यहाँ जो यहाँ चले, असल में यहाँ है जी, तो लाइन पे तो लिखना नहीं है, तो उसको तो साइड से लिखेंगे। ये सब कोई बड़ी बात नहीं कि सर इधर लिखिए, खुद आप जिधर आपको अच्छा लगता है छोटे बोलो तो उधर आप लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो सबको करने के लिए आना चाहिए। सबसे पहला काम अभी कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ एक्स एक्स वाई एक्स उस पर संख्या को दर्शाया है, अभी तक कोई काम। अब जो मेन काम है, जो इसको सीख गया तो समझो ग्राफ बनाने को सीख गया। आपके पास मान एकदम बना के हम लोग रखे हुए हैं, मतलब समझो भोजन भात बना के तैयार है। अब खाने की देरी है, सब लोग बैठ भी गए हैं, अब सबके जी में पानी आ रहा है। अब परोसना शुरू करते। देखिए अब शुरू करते पहला बिंदु से। पहला बिंदु में देख रहे हैं, पहला दो टप भोजन बनाए हैं। पहले पहला टप को समाप्त करते हैं, तब दूसरा टप में भिड़ेंगे, ठीक है। तो पहला टप में 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। वरना जितना भात उतना का दाल है, ठीक है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले जाएंगे एक्स का मान कितना है, 4 है, तो एक्स का मान ढूंढने जाइए। कहाँ एक्स एक्स में ढूंढिएगा, एक्स का मान आपको एक्स एक्स पर ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स बराबर कितना है, 4, तो एक्स बराबर 4 यहाँ है जी, 4 नहीं जी। हाँ आप लोग समझदार हैं, ठीक ठीक। ये नहीं है, इधर होगा, क्या किया तो माइनस में ना जी, एक्स बराबर प्लस में 4 है, और वाई बराबर कितना, ये भी प्लस में 4 है, तो यहाँ ना होगा जी, नहीं ऊपर में होगा ना। हाँ यानी एक्स बराबर भी 4, वाई बराबर भी 4, तो एक्स के लिए 4 यहाँ पर है, वाई के लिए 4 यहाँ पर है। अब दोनों से चलना शुरू करेगा, दोनों चलते 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 चल, लाइन दिख रहा नहीं, यहाँ पर क्या अगर टकरा जाएगा, एक बिंदु का बन गया। बात समझ में आई। तब फिर दूसरा बिंदु, एक टप खत्म हो गया तुरंत छट से, सब भूखल न था। अब दूसरा टप में देखते हैं। अब एगो टप में 3 किलो भात 6 किलो दाल आई, अब ये ज्यादा हो गया। अब देखो मतलब एक्स का मान क्या है यहाँ पर 3, और वाई का मान कितना है 6। आप की करो सुख भुगाता। हाँ देखो, तो 3 को पकड़ो, 3 एक्स पे ढूंढो, तो 3 यहाँ पर है जी, आई फिर किधर गए, एक्स बराबर 3 यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, और वाई बराबर उस समय उस वाई बराबर 6 यहाँ पर है जी, इधर से वाई बराबर 6 यहाँ, एक्स बराबर 3 यहाँ पर है, एक्स बराबर 3 यहाँ पर हम, वाई बराबर 6 यहाँ पर हम। अब दोनों का आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर आके टकरा जाएगा, 2 बिंदु हो गया। अब आप लोगों को बताए थे एक सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु काफी होता है, तो किधर के मेरा स्केल इधर है। देखिए आप क्या करो, आप करो यहाँ पे स्केल रखो, फिर देखो बिंदु ढकना नहीं चाहिए, तो फिर तो बिंदु से बाहर हो जाएगा ना, थोड़ा बिंदु दिखना चाहिए। और बिंदु को देखते हुए आप लोग आराम से एक लाइन खींच दो। आगे मैया ये क्या हो रहा है, गे मैया कहाँ उग रहा है जी, सबका हमारे से दुश्मनी है का, चुट्टा कहीं का, चोर चुहार। हाँ बन गया। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या था, ये बिंदु का नाम पहले की था 4,4 किए, एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 4। ये बिंदु का नाम क्या था, एक्स के लिए 3, इधर से था 6। एक नाम चाहता पे, एक नाम चाहता भी रख सकता, पर मोन है। एक कौन समीकरण ग्राफ है, समीकरण ग्राफ कहीं कहीं लिख दिया करो, कहीं भी लिख दो, जिधर इधर पुलसी पे लिख दो। समीकरण ग्राफ का नाम क्या है जी, वो है 2x प्लस में y बराबर में 12। इस प्रकार से आपका यह ग्राफ खींचने का काम पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोग इस चीज को बढ़िया समझ होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, धन्यवाद।